चलिए शुरू कर रहे हैं। जो नया टॉपिक है अपना दैट इज़ रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं। अपना पेपर नंबर 2 है ये, तो थोड़ा अगेन उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहीं ना कहीं हमने इसके बारे में डब्ल्यूटी लेवल पे बात की हुई है, बट स्टिल एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। कितना आपको ध्यान में है कितना नहीं हुआ ऐसे पता चल जाएगा। तो आज इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। वैसा अब कंपनीज एक्ट की बात हम कर रहे हैं, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। जैसे जीआईजीएल में नहीं देख रहे थे, पहले एक बिल पास हुआ या बिल प्रेजेंट किया गया, फिर उसको एक्ट में कन्वर्ट किया और फिर हम आज वो एक्ट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अब एक्ट का जो नाम है और उसका जो ईयर है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। बिल जो प्रेजेंट किया गया था वो कब आया? 2012 में। फिर प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया, एक्ट अप्लाई हुआ, ये सारी डिटेल्स हैं। एक्ट एप्लीकेबल इफेक्टिवली हुआ 1 अप्रैल 2014 से। दिस इज द इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन, और तब से एक्ट फॉलो होता आ रहा है। अच्छा, इसके पहले भी जो इंडिया में कंपनीज एक्ट था, ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम आया। इसके पहले वाला जो पुराना एक्ट था दैट वाज 1956। तब से लेकर 2013 तक वही चलता रहा। बीच बीच में अमेंडमेंट्स, चेंजेस आते रहे। एक पॉइंट पे गवर्नमेंट को लगा कि अभी ये रिपेयर कर करके नहीं चलेगा, नया लेके आना पड़ेगा। तो नया एक्ट जो है वो आपके सामने, तो मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, अभी एक्ट जो है फॉलो हो रहा है। वैसा एक्ट की डिटेल्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं चैप्टर्स। पूरा एक्ट जो है वो कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, चैप्टर्स बोलते हैं। 29 चैप्टर्स में पूरा एक्ट डिवाइडेड है, और टोटल जो नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पे है इट इज सेक्शन 470। ये टोटल क्वांटिटी है, इतने सेक्शंस है। 1 अप्रैल 2014 से डायरेक्टली सारे सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल नहीं हुए, फेज वाइज एप्लीकेबल हुए थे। स्टार्टिंग में से 98 सेक्शंस आए थे, उसके बाद 212 सेक्शन और फॉलो हुए, फिर ऐसे करते गए। अब जाके मेजोरिटी सेक्शन जो है वो इसमें से फॉलो हो रहे हैं। तो तब है ना पार्शियली चल रहा था, ये 98 सेक्शंस की लिस्ट है वो इस एक्ट से बने फॉलो होंगे, बाकी ये पुराने वाले चलते हैं। ग्रेजुअली शिफ्ट होता है, ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है कि 31 मार्च 2014 तक पुराना एक्ट, आज सुबह से नया एक्ट, सारे कंप्लायंस फॉलो होने शुरू हो जाए, नहीं पॉसिबल। हर कंपनी को लीगली शिफ्ट करने के लिए कुछ टाइम मिलना चाहिए, और फेज वाइज उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और आज की डेट में चल रहा है। ये सब बातें थी। अब कंटेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन जो थियरी वाला पार्ट है वो दिया हुआ है कि कंपनीज बिल प्रेसिडेंट ने कब अप्रूव किया, बाकी सारी चीज़ें लोकसभा में कब पास हुई, ये सब डेट्स आपको दे रखी है। अगेन हमें इसको कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, वैसे हम इसको लेके चल सकते हैं। एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, वो आपके सामने है, ये सब डिटेल्स हैं। थोड़ा मैं क्विकली जा रहा हूँ बिकॉज बेसिक आपको पता है, तो एकदम स्लो नहीं करेंगे उसको वैसा। तो ये सब पार्ट है। अब बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। कंपनीज एक्ट जो इंडिया में चल रहा है यहाँ पे बोला हुआ है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आई थी, आपको ध्यान भी होगा। एक कंपनीज एक्ट तो है ही 2013 का, साथ में एक है कंपनीज रूल्स। ध्यान में है कुछ? तो एक्ट और रूल्स में क्या फ़र्क है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लॉज में ऐसी होती हैं जो स्टैटिक डेटा होता है। स्टैटिक का मतलब इसमें बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें लॉज में ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत माइनर माइनर छोटे छोटे चेंजेस। तो जो डायनामिक कंटेंट है, डायनामिक मतलब जो बार बार चेंज होना ज़रूरी है और होता रहता है, उसको इन्होंने रूल्स में रख दिया, अलग डॉक्यूमेंट बना दिया। बोले सर फ़र्क क्या पड़ा, एक्ट हो रूल हो डॉक्यूमेंट तो एक ही हो सकता है। भाई प्रॉब्लम आती है प्रोसीजर को लेके। एक्ट को जब अमेंड करना हो तो उसके लिए जाना पड़ता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाके कुछ चेंजेस कराना मतलब वो ऑपोजिशन के मेंबर से भिड़ना, तो वो झमेले वाला काम है। फिर आपको पता है पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, कभी भी उठ के चले जाते हैं, नारेबाजी होती है, सोच के आए होते हैं आज बोलने नहीं देंगे इनको। तो जैसे एक ग्रुप बोलेगा दूसरा वाला चिल्लाएगा, दूसरा वाला बोलेगा पहला वाला नहीं बोलने देगा, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो कभी कभी काम नहीं हो पाता, प्रोसीजर स्लो भी हो जाता है, बिकॉज वो जगह ही ऐसी है, वहाँ आर्ग्यूमेंट्स होने ही वाले हैं। तो एक्ट को अगर अमेंड करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो जाना कहाँ पड़ता है? पार्लियामेंट में। अगेन वही लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, जो तीन प्रोसीजर है वो रहने ही वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट ने पहले ही सोचा कि जब नया एक्ट लेके आएंगे ना तो उसमें दो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बना देंगे। जो भी रूल्स वाला पार्ट होगा, आपको रूल्स में क्या मिलता है, एक्चुअली प्रोसीजर मिलता है। रूल्स को मैं सिंपल बोल सकता हूँ, इट इज़ अबाउट प्रोसीजर्स, डे टू डे प्रोसीजर्स ऑफ द एक्ट। इसके अंदर जैसे अपने कंपनी लॉ में बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म के साथ फीस होती है। फीस कैसी होती है ना, नॉमिनल 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ये फीस होती है। अब ये फीस बढ़ानी है महंगाई के साथ,
इतने से चेंज के लिए अगर ये सब करना पड़े ज़्यादा नहीं हो जाएगा अननेसेसरी? बोला यार ये सब तो गवर्नमेंट खुद भी कर ले तो चलेगा ना, इसमें ऑपोजिशन की क्या जरूरत है, कानून थोड़ी बदल रहे हैं, सिर्फ फीस का रेट बढ़ा रहे हैं, तो वो सब तो चलता है। तो बोला रूल्स को अमेंड करना हो तो वो काम मिनिस्ट्री खुद कर सकती है विदाउट आस्किंग द ऑपोजिशन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बोला दो डॉक्यूमेंट ही अलग कर दो, सारे लॉज, स्टैटिक लॉज जिनको हम प्रोविजंस बोलते हैं, वो इसमें रख दो, और जो भी चीज़ें बार बार चेंज करनी है उसको आप रूल्स में डाल दो। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये सब पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द अमेंडमेंट पार्ट, और ये दो डॉक्यूमेंट्स कैसे बने ये आपको देखना है। अच्छा, अब पंगा ये है रूल्स में, एक आपको चीज़ बताता हूँ, याद करने वाला जो पार्ट है, एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझनी है। वैसे एक्ट में तो क्या है ना, सेक्शन नंबर जैसे मैंने बोले 470 है, तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 470 लाइन में है, मतलब सेक्शन 5 5 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। सेक्शन 10 एक यूनिक सेक्शन है, लेकिन रूल्स में ऐसा नहीं है। इन्होंने रूल्स को कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट किया है कि इसमें सब कैटेगरी है, अलग अलग सब कैटेगरी। अब रूल्स के अंदर आपको मिलेंगे सपोज शेयर कैपिटल के रूल्स, तो शेयर कैपिटल के रूल्स में भी स्टार्ट होगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे चलेगा। फिर आएंगे डिवेंचर के रूल सपोज, फिर आएंगे पब्लिक डिपॉजिट के रूल्स, फिर आएंगे ऑडिटर के रूल्स, इसमें भी आएगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूल नंबर 1 बार बार रिपीट होगा, समझ आ रहा है? अब ऐसा होगा तो याद कैसे करोगे? तो अगर रूल नंबर याद रखना है तो फिर आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा रूल नंबर 1 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, या रूल नंबर 1 ऑफ ऑडिटर रूल्स 2014, वो ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि रूल नंबर 1 रिपीट होगा। सेक्शन में ऐसा नहीं है, सेक्शन सिंपल है। अगर आप सेक्शन की बात कर रहे हो भाई, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट खत्म, सेक्शन 280 ऑफ द कंपनीज एक्ट खत्म, तो उसमें आपको कोई सब कैटेगरी याद नहीं रखनी, ये रिपीटेशन नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर याद होना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि सेक्शन नंबर के थ्रू ना आपका माइंड में रहेगा कौन सा टॉपिक कहाँ पे आता है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा एज ए स्टूडेंट। लेकिन ये रूल नंबर जो है ना, इसको याद करने के पीछे अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो रूल नंबर आप इग्नोर कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी जो इग्नोर करोगे चलेगा। एक रूल नंबर है, एक आपकी पेनल्टीज है, हर सेक्शन में आता है, ये नहीं किया तो इतनी पेनल्टी, वो नहीं किया तो उतनी पेनल्टी, नंबर्स है, कितना याद रखोगे? 5,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, सब एक जैसी लगती है। तो पेनल्टीज और रूल नंबर आप इग्नोर करो, सेक्शन नंबर और फॉर्म नंबर्स भी आएंगे, और टाइम लिमिट्स, कितने दिन में आपको फॉर्म भरना है, एवरीथिंग, ये सब मैंडेटरी है, याद होना चाहिए। तो इस पे अपने फोकस करेंगे स्टार्टिंग से, पढ़ाता जाऊंगा तो बताता भी जाऊंगा, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है रिगार्डिंग द रूल्स के कैसे काम कर रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, कंपनीज एक्ट इंडिया में कैसे चल रहा है, कौन है सबसे सुपीरियर अथॉरिटी जो कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर कर रही है इंडिया में? दैट इज MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री मतलब सरकार का एक डिपार्टमेंट हो गया, जिसको बोला अभी कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो आप ही संभालोगे। अब ये एपेक्स बॉडी सुपीरियर, जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी है, बैंकिंग में RBI है, वैसे ही यहाँ पे MCA। अब इसमें MCA मिनिस्टर आज की डेट में कौन है? निर्मला सीतारमण, जो फिनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो दोनों पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, तो शी इज़ द कॉर्पोरेट मिनिस्टर, और उनके अंडर में पूरी मिनिस्ट्री आती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया में जो गवर्न हो रहा है वो ये एंटिटी के थ्रू हो रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सारा काम ये अकेले नहीं कर सकते, इन्होंने क्या किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इन्होंने डेलीगेट किया टू अ जूनियर अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। इंडिया को 7 जोन्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज रीजनल डायरेक्टर्स, RD बोला जाता है। ये आपके सामने कंटेंट है, कौन कौन से रीजनल डायरेक्टर्स हैं, जोन्स कौन कौन से हैं। नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, 4 डायरेक्शन तो आने वाली है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये भी जोन्स हैं, वैसा है नॉर्थ ईस्ट अपना आसाम वाला पूरा जोन हो गया, वैसा करके। तो 7 जोन्स में ना इंडिया के सारे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया। MCA बोला यार हमारा देखो, हमारा ना सेंटर है न्यू दिल्ली, सारी सरकारी ऑफिस वहीं से ऑपरेट हो रही है, हम न्यू दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया का कैसे ध्यान रख सकते हैं? अच्छा, इंडिया में कंपनीज कितनी रजिस्टर है पता है? नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है इंडिया में? कोई कभी नंबर सुना आपने, कहीं तो पढ़ा? अप्रोक्स कुछ ध्यान में हो? बोलो, नंबर ऑफ कंपनीज, कहीं को डेटा पढ़ाओ जनरली, कोई भी रैंडम फिगर ध्यान में हो कि इसके आसपास है? नहीं, अराउंड 16 to 17 लाख कंपनीज, या गूगल करोगे डेटा मिल जाएगा। इतनी नंबर ऑफ कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है, अलग अलग जोन्स में। आपको लगता है एक न्यू दिल्ली का ऑफिस 16 लाख कंपनीज का डेटा संभाल सकता है? कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किसने कौन सा फॉर्म भरा, किसने क्या कंप्लायंस फॉलो नहीं किया, पागल हो जाएंगे बेचारे।
उन्होंने क्या किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, ये उन्होंने वही किया। तो इंडिया को पहले तो 7 जोन में बांट दिया। अब जो रीजनल डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि यार आपने मेरे को वेस्टर्न जोन का रीजनल डायरेक्टर बना दिया, वेस्टर्न जोन में भी 3-4 स्टेट है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, मैं अकेला कितने स्टेट संभालूँ, यहाँ पे भी 2-4 लाख कंपनीज है। बोला एक काम करते हैं ना, आपको भी एक सबऑर्डिनेट अलॉट कर देते हैं, उसको बोलेंगे आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये अपॉइंट होता है स्टेट वाइज, हर स्टेट में एक आरओसी। जैसे अपने गुजरात में जो आरओसी है उसका ऑफिस अहमदाबाद में, तो गुजरात की सारी कंपनीज का डेटा ये लोग संभालेंगे। महाराष्ट्र में अलग आरओसी, राजस्थान में अलग आरओसी, तो हो गया स्टेट वाइज डिवीजन। तो इतना एक बार मैनेजेबल है कि एक स्टेट का डेटा एक आरओसी हैंडल कर सकती है, क्योंकि आजकल चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई, तो मैनेजेबल है। अच्छा, आरओसी की बात करें ना, तो इसमें एक पॉइंट ये है कि 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक ही स्टेट में 2-2 आरओसी है। कुछ याद है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 2 आरओसी, एक मुंबई और दूसरा पुणे। तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के लिए पढ़ा होगा। इतना बड़ा कॉर्पोरेट एरिया है ये, इतनी कंपनीज है, एक अकेला आरओसी पूरा महाराष्ट्र नहीं संभाल सकता, लाखों में कंपनीज है। बोला 2 पार्ट में बांट दो, आधी कंपनी पुणे बेस्ड है, आधी मुंबई बेस्ड है, 2 बड़े सेक्टर है। चेन्नई कोयम्बटूर में भी सेम सिचुएशन है। तो ये सिर्फ 2 स्टेट्स है पूरे इंडिया में जहाँ मल्टीपल आरओसीज है, बाकी पूरे इंडिया में हर स्टेट में एक ही आरओसी। ये है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ें काम आएंगी बार बार, वैसा है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके सामने। ठीक है, आगे अब बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट की, वो भी एक पार्ट है। अब जहाँ पे आरओसी है, तो आरओसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम किस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो हर एक आरओसी समझो, या आपकी जैसे गुजरात में कंपनी है, तो अगर आप गुजरात में कंपनी स्टार्ट करोगे तो गुजरात की आरओसी को आपको रेगुलरली रिपोर्ट करना है। कंपनी रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे होगा एंड रेगुलर रिपोर्टिंग भी वहीं पे होगा। मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है ना, हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारा राइट है। अब एक हो गई कंपनी जो आपने क्रिएट की, और एक ये सामने रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी आरओसी गुजरात। अब इनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, तो ये काम कौन करेगा? तो बोला ये काम करने के लिए ही आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर या लीगल ऑफिसर। तो जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है विद आरओसी, विद सेबी, विद अदर अथॉरिटीज, वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक कंपनी सेक्रेटरी की होती है। इसको लीगल ऑफिसर बोला जाता है, कंप्लायंस ऑफिसर। इसलिए आप ये सब पढ़ रहे हो, क्योंकि बाद में आपको ये काम करना है। कंपनी रजिस्टर भी आप करके देते हो, कंपनी का रेगुलर कंप्लायंस भी आप करते हो, और कहीं कंपनी बंद करनी हो तो उसका प्रोसीजर भी आप ही करते हो। तो आपके बिना कंपनी सेक्टर चलने ही नहीं वाला है, तो काम नहीं मिलेगा ऐसा कोई टेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ काम आता रहेगा, वो परेशानी नहीं है। अब ये पर्टिकुलर कंपनी और आरओसी देखो, बार बार अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, जितना किसी से बात करोगे ना उतना डिस्प्यूट भी होगा, होता है ऐसा। अब किसी से अगर वंस इन अ वाइल बात होती है, आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिनसे वंस इन अ वाइल 2-4 महीने में एक बार, महीने में एक आध बार बात हो जाती है, हाय हेलो होती है, कम्युनिकेशन है, तो उनसे झगड़ा होता है कभी? क्योंकि रोज़ की बात होती नहीं है। लेकिन अगर किसी से रोज़ की बात होती हो, तो डेली बात होती हो, तो झगड़ा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितना रेगुलर कम्युनिकेशन होगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। कंपनी कुछ और बोलेगी, भाई लॉज में तो ये लिखा है, हम तो ऐसे करेंगे। आरओसी बोले नहीं, लॉज में जो लिखा है उसका ये मतलब है, ऐसे डिस्प्यूट होने के चांस है। अब अगर ये डिस्प्यूट होता है तो फिर इसको सॉल्व कौन करेगा? तो बोला उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई, इसको बोलते हैं एनसीएलटी। ये भी पढ़ा है आपने, ट्रिब्यूनल, ध्यान में है कुछ? ट्रिब्यूनल का मतलब एक कोर्ट जैसी अथॉरिटी, इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। ठीक है, तो ये अथॉरिटी इन दोनों का झगड़ा सॉर्ट आउट करती है। ये कंपनी लॉ का स्पेशल कोर्ट है, तो इनके मैटर रेगुलर कोर्ट में नहीं जाते, एनसीएलटी में जाते हैं। और ये अथॉरिटी सिर्फ कंपनी लॉ का मैटर देखती है, तो स्पेसिफिक काम है, जल्दी काम होता है, रिजल्ट जल्दी आता है। अच्छा, इनके पास गए, इन्होंने फैसला सुना दिया, दोनों में से कोई एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, कि बोले नहीं ये तो गलत है, हम इसको चैलेंज करेंगे। तो चैलेंज करने के लिए एक अपेलेट अथॉरिटी बनाई, इसको बोलते हैं एनसीएलएटी। ये जो ए है, इट स्टैंड्स फॉर अपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील करना, सेकेंड लेवल अथॉरिटी। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, से समझने के लिए बता रहा हूँ, उस लेवल पे है ये। अगर इसके डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब आपके पास रास्ता बचा है सीधा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैं बोला इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसके डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब आपको अपने ऊपर कुछ सोचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो शायद गलती आपकी हो रही है, सारी अथॉरिटी आपके खिलाफ जा रही है तो कुछ ना कुछ गलती आपकी साइड से हो रही है, मान लेना चाहिए, इसके आगे कोई रास्ता नहीं। दिस इज द लास्ट पॉइंट। कितने केसेस में यही रास्ता आखिरी होता है, पर कितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अपने जा भी सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला पार्ट, कि कंपनी लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए, आरओसी के साथ कुछ आपका प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको सॉल्व जाके कहाँ पे कराना है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक्ट में जो हम बात कर रहे थे, एक और टॉपिक था, वो भी ऐड करा देता हूँ। हमने एक्ट की बात की, हमने रूल्स की बात की, एक शेड्यूल्स भी होते हैं, कुछ शेड्यूल नंबर की बात हम कर चुके हैं। क्वांटिटी याद है कितने शेड्यूल्स होते हैं, क्या होता है? 7 शेड्यूल्स, ठीक है, तो समझ लो क्या है ये शेड्यूल्स ना, उन्होंने ऐसे रोमन फिगर में लिखे हुए 1 2 करके, ये जाता है 7 तक। तो व्हाट इज एग्जैक्टली शेड्यूल, एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। इट इज एक्चुअली अ लिस्ट। शेड्यूल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल से लिस्ट है। अपन ने ना डब्ल्यूटी में टॉपिक पढ़ा हुआ है, मैं सेक्शन बता रहा हूँ 135, और टॉपिक का नाम था CSR। अब बताओ क्या था ये CSR, कुछ पढ़ा हुआ है? क्या कर, हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ पैसा रखना पड़ता है, सोशल सर्विस करनी पड़ती है, 2% प्रॉफिट का, वैसा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको समाज सेवा पे खर्च करना पड़ेगा, कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी है। अब कहाँ पे खर्च करना पड़ेगा वो कैसे पता चलेगा? इस सेक्शन के साथ साथ एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अटैच थी, कि ये सारे एक्टिविटी आप करोगे ना तो सोशल सर्विस माना जाएगा। वो लिस्ट आपको मिलेगी शेड्यूल नंबर 7 में। प्रेजेंटेशन की बात है, सेक्शन के बीच में लिखना नहीं शुरू कर देंगे कि ये भी चैरिटी होता है वो भी चैरिटी होता है। सेक्शन में ऐसा लिखा है कि CSR एक्टिविटी होती क्या है, और अगर आपको CSR एक्टिविटी करनी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। मैं रिफर द लिस्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 7। इसमें हमने जो भी एंट्रीज लिखी हुई है, भाई एजुकेशन के लिए काम करना, पॉवर्टी के लिए काम करना, माल न्यूट्रिशन के लिए काम करना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए काम करना, ऐसी पूरी लिस्ट बनाई है। आपको इनमें से जो एक्टिविटी अच्छी लगे आप करो, CSR। समझ आ गया? तो प्रेजेंटेशन के लिए लिस्ट बनाई जाती है जिसको शेड्यूल बोला जाता है। अब आप पूरा एक्ट पढ़ोगे ना, उसके लास्ट में आपको ये लिस्ट मिलती है। वैसा है, मैं आपको बेयर एक्ट बता भी दूंगा ऑफिशियली कि एक्चुअल में एक्ट में कैसे लिखा जाता है, उस पर बात करेंगे। यहाँ पे अपने पास ये अवेलेबल है फैसिलिटी, तो अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया शेड्यूल 7। एक और चीज़ बताता हूँ जो आपने पढ़ी है बट आपको शेड्यूल नहीं पता होगा, शेड्यूल नंबर 3। आप लोगों ने अकाउंट्स तो सबने पढ़ा है, बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनाया हुआ है। बैलेंस शीट का कोई फिक्स फॉर्मेट है कि जैसे अच्छे लगे वैसे बना सकते हो? कैसा फॉर्मेट है? पहले पहले वो आता था, T फॉर्मेट आता था ऐसे, तो यहाँ पे कुछ असेट्स, फिर यहाँ पे कैपिटल, और यहाँ पे लायबिलिटी, ये फॉर्मेट था। अभी कैसा फॉर्मेट चलता है? वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अभी ऐसा हो गया कि पहले ऊपर कैपिटल और लायबिलिटीज लिखी होती है और नीचे असेट्स लिखी होती है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा है, पहले फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था। कौन डिसाइड करता है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? कोई तो अथॉरिटी होगी जिसने बोला, एक पॉइंट पे स्विच किया, T फॉर्मेट से वर्टिकल बैलेंस शीट पे स्विच किया। ये सब बातें यहाँ लिखी है। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 में बोला हुआ है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी वो इस फॉर्मेट में बनेगी, इसलिए आप ये फॉर्मेट में कंपनी अकाउंट्स बना रहे हो। अच्छा, जब 1956 वाला पुराना एक्ट था ना, उसका था शेड्यूल नंबर 6, उसमें ये फॉर्मेट दिया हुआ था। तो जैसे 2013-14 में एक्ट चेंज हुआ ना, उसी ईयर से ये शिफ्ट हुआ। समझ आ रहा है? अब आपको पता है ऐसे बनाते हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है वो नहीं पता था, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अकाउंट्स की बुक में आपके कहीं ना कहीं ये छोटा सा पॉइंट लिखा होगा, शायद आपके ध्यान में नहीं भी आया होगा क्योंकि तो अपने कंपनी लॉ पे फोकस नहीं करते थे, बट कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर देखोगे आपको ये मिलेगा। क्लियर ये पॉइंट? तो ये है रिगार्डिंग द शेड्यूल्स। अब बढ़ते हैं आगे। एक हिस्ट्री वाला आंसर है। बात हो रही है एक कमिटी की जिनका नाम है JJ ईरानी कमेटी। मे बी ये भी रिपीट टॉपिक है, हो सकता है कुछ आपको रिकॉल हो जाए। JJ ईरानी कमेटी, बोलो कुछ याद आ रहा है इनके बारे में? कुछ बात हुई थी, ये लोगों ने क्या किया, क्या करते हैं, कुछ रिकॉल हो रहा है तो बताओ। JJ ईरानी कमेटी नहीं? चलो देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। JJ ईरानी कमेटी ने किया क्या, उनका काम क्या है? जब कंपनीज एक्ट 1956 वाला चल रहा था, उसको रिपेयर कर करके चला रहे थे। एक पॉइंट पे सरकार ने सोचा कि अब पूरा एक्ट ही नया लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जमाना बदल चुका है। पुराना एक्ट कब तक चलेगा? 50-60 साल हो चुके हैं, तो कुछ नया लेके आओ।
अब नए एक्ट में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या नए पॉइंट प्लस करने हैं क्या पुराने वाले हटाने हैं, सोचना पड़ेगा ना बैठ के। सरकार ये सारा काम खुद नहीं करती है, दे आर डिसीजन मेकर्स। वो हाँ या ना बोलते हैं, पर आइडिया लगाने का काम उनका नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास। तो वो लोग क्या करते हैं, एक कमिटी बना देते हैं, ठीक है। कमिटी में अपॉइंट कर देते हैं एक्सपर्ट्स को, जिनको इस चीज़ का अच्छा नॉलेज है कंपनी लॉ का। अब इसमें कौन होंगे, कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स में कौन होंगे, लॉयर्स हो सकते हैं, कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, एनसीएलटी के मेंबर्स हो सकते हैं, बाकी कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिस में जो लोग हैं वो हो सकते हैं। इन लोगों का एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप के लीडर थे डॉक्टर जे जे ईरानी, तो उनके नाम पे कमेटी बना दी, डॉक्टर जे जे ईरानी कमेटी। इन कमेटी को, इन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया और उनको टाइम दिया। नॉर्मली इन कमेटी को ना 6 मंथ्स तक का टाइम दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। इनको बोला आप लोग एक काम करो, आप ये सब जानते हो, 1956 का एक्ट आप लोग जानते हो, अच्छा उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और आज की डेट के हिसाब से ये क्यों आउटडेटेड है, क्या इसमें मिसिंग है, आपको पता है। एक लिस्ट बनाओ और हमें बताओ कि नया एक्ट आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, सजेशंस दो। तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, रिपोर्ट में एक ड्राफ्ट रेडी किया और बोला कि हमारे हिसाब से नए एक्ट में ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे और कुछ पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। अब इनके सजेशंस को गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टडी किया और दे टुक द डिसीजन कि हाँ ये रख लो ये हटा लो। आया समझ में। तो जो हम नया एक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें डॉक्टर जे जे ईरानी कमेटी की रिपोर्ट के बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे और वो जैसे जैसे आते जाएंगे बताता भी जाऊंगा कि ये इनके सजेशन से ऐड हुआ है, वैसा करके। एक वुमन डायरेक्टर का कंसेप्ट है, वो लेके आए, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसकी बात यहाँ पे होगी, वो अपने उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अबाउट डॉक्टर जे जे ईरानी रिपोर्ट। अब ये आपको वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है, दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको डेट्स दे रखी है कि भाई कब ये कमेटी बनाई गई, कब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, आप देख लो। जो टाइमलाइन है दैट इज ऑफ 2004-2005। 2004 में इनको अपॉइंट किया गया लास्ट में, और 2005 में 31 मई के अराउंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। लेकिन एक्ट कब आया, टाइम गैप दिख रहा है आपको, 2005 का 2013, इतना टाइम सरकारी कामों में लग जाता है। हाँ कोई बड़ी बात नहीं, वैसे कानून बनते बनते ऐसे कुछ साल तो आराम से निकल जाते हैं। जीएसटी अभी पढ़ रहे हो ना, जीएसटी देखते तो अभी पढ़ना बाकी होगा, लेकिन जीएसटी भरते तो हर चीज में। जीएसटी की बात इंडिया में सबसे पहले हुई थी, और एक्ट कब पास हुआ, कितना गैप है, 18 साल का हो गया था जीएसटी, तब जाके उसको देश का बर्डन दिया कि अब भाई तू 18 ईयर्स का हो चुका है, अब संभाल लेगा। तो जब बात शुरू हुई और जब उसको जिम्मेदारी मिली, पूरे 18 ईयर्स हो गए। अब ये जीएसटी पढ़ाऊंगा तो इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कहाँ इतना टाइम लग जाता है, वो भी इंटरेस्टिंग है मैटर। बट ऐसा होता है, यहाँ पे भी यही हुआ। कमेटी ने तो अपना काम 6 महीने में कर दिया था, दिसंबर में अपॉइंट किया, मई में रिपोर्ट दी, वो तो फ्री हो गए, बोले हमने अपना काम कर दिया और सरकार देख लेगी। सरकार ने देखते देखते इतने साल लगा दिए, फाइनली 2013 और 14 से एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ और अब चल रहा है। तो होता है, सरकारी कामों में टाइम लग जाता है, उनकी भी गलती नहीं है, बर्डन बहुत है, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम लिमिटेड है, तो सब कुछ करना पड़ता है वैसा। तो ये जे जे ईरानी कमेटी का पूरा आंसर जो है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, वर्ड टू वर्ड वहाँ पे ना कुछ भी लर्न नहीं करना, ये पॉइंट है। ठीक है आगे देख लेते हैं, जनरल आंसर अगेन। एक टर्म आया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहीं कुछ सुना हो आपने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत मोदी जी इतना बोलते रहते हैं, उनके भाषण सुनने बंद कर दिए। पहले होता था, मोदी जी कुछ बोलते थे ना तो पूरा देश ऐसे, अरे क्या बोलने वाले क्या बोलने वाले। अब लगता है कुछ ना कुछ बोलते रहते, छोड़ो यार, ठीक है शॉर्ट में न्यूज़ में सुन लेंगे। ये बोलने में इतना 1 घंटा सुनना पड़ेगा, बात छोटी सी निकलेगी। तो वो क्या रिपीटेटिव हो गया ना, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना पहले होता था। शुरुआत में ऐसा उनको क्रेज था ना, तो वो टीवी पे आ गए ना पूरा देश रुक जाता था, बोले देखो क्या बोल रहे हैं। अब वो मन की बात करते ही रहते हैं, बोले ठीक है यार आपके मन की बात अभी कितनी बार सुनेंगे, चलो चलने दो। तो अब उतना ना वो क्रेज नहीं रहा, और वो होता भी है, रूटीन हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन्होंने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बिजनेस करना आसान बनाना है, ये कंसेप्ट मोदी जी अपने भाषण में टर्म बहुत बार यूज कर चुके हैं, अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। इंडिया में पास्ट में बिजनेस करना इतना टफ रहा है, आप एक काम करो, एक कंपनी स्टार्ट करो, एक फैक्ट्री स्टार्ट करो, रजिस्ट्रेशन कराओ, फैक्ट्री लाइसेंस लो, पागल हो जाओगे और थोड़े टाइम के बाद छोड़ दोगे। इससे अच्छा कहीं जॉब कर लेता हूँ, नहीं पढ़ना है झमेले में, इतना रिस्क लो, इतना पैसा लगाओ और सरकारी एजेंसी के चक्कर काटते रहो,
और पैसा बर्बाद होगा वो अलग, और नुकसान हो गया बाद में बिजनेस में तो खत्म हो गए। तो एक ही बारी में सारा काम खत्म हो जाएगा, नहीं करना है। तो खुद का काम सेटअप करना, कंपनी बनाना, बिजनेस करना लोगों को इतना टफ लगता है मेंटली, वो नहीं करते। तो सब लोग जॉब ढूंढेंगे तो जॉब देगा कौन? एंटरप्रेन्योर्स भी तो चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये नहीं चलेगा, बिजनेस करना इंडिया में इतना ईजी होना चाहिए कि बिजनेस शुरू करने से पहले लोग डरे नहीं। जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो, स्टार्टअप वाले ये करेंगे वो करेंगे, इतना जोश में आते हैं। अब सबके माइंड में आ गया स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है, समझ कुछ नहीं आता फिर भी करना है, ट्रेंडिंग है ना तो अपने में फॉलो करना है, वो भी पॉइंट है। तो वो भी अच्छा नहीं, बट ठीक है ना, लोग मोटिवेट तो हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें किया क्या? अब देखो, नारा लगा देना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट फिर लाइसेंस लेने जाओ तो 6 महीने लग जाते हैं, तो क्या फायदा हुआ? इसमें गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना, शुरू करना ईजी होना चाहिए, टाइम जो लगता है ना उसको लेस करना है। कैसे होगा? एक तो बोला भाई जितनी चीजें हो सकता है ना भाई ऑनलाइन कर दो, और जो ड्यूरेशन है, वेटिंग टाइम है, उसको जितना हो सके उतना रिड्यूस कर दो। ये सब चीज़ों पे फोकस किया। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। जैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप ऑनलाइन जीएसटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। फिजिकली कोई फॉर्म भरना, लाइन में लगना, सुबह 10 बजे जाके खड़े रहो, 9 बजे फॉर्म ले लो, 3 बजे काउंटर बंद हो जाता है, बीच में लंच टाइम हो जाता है। ऑनलाइन है ना, रात को 12 बजे घर पे लैपटॉप से फाइल कर देना। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पहले मिलता था 7 दिन में, रूल्स में लिखा था। बोला नहीं और जल्दी करो, 3 दिन पे लेके आए। अब जितना जल्दी काम होगा उतना बिजनेस सेटअप करना इजी। मैं आपको बोलूँ कि आज जीएसटी का फॉर्म भर दो, वो ऑफिस चले जाना वहाँ पे, और भाई बहुत भीड़ लगती है, 10 बजे तो काउंटर खुलता है, 8:30 बजे पहुंच जाना, लाइन में पहले लग जाना, और फिर 1 बजे लंच टाइम होता है, फिर 2:30 बजे वापस खुलता है, 3:30 ऑफिस बंद हो जाता है 4 बजे। कितना पैनिक हो जाएगा बंदा, लाइन में लगेगा। अच्छा बोले चलो फॉर्म तो भर के आ गया, एक दिन की बात थी, अब क्या करना है? बोले 1 महीना लगेगा जीएसटी नंबर आने में, फिर उसके बाद देखते हैं। मोटिवेशन भी चला जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और यही घर पे बैठ के रात को 12 बजे जीएसटी की वेबसाइट खोलो, अप्लाई करो, 3 दिन में जीएसटी नंबर आ जाएगा मेल पे। फर्क है ना, मेंटली भी तो कितना कन्वीनियंट हो गया। एक ये चीज की ड्यूरेशन को कट डाउन किया, वैसा हो गया। तो इस ये सब चीजें करके बिजनेस करना इंडिया में बना रहे हैं इजी। अच्छा, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन, पहले पता है क्या था? कंपनी सेक्रेटरीज का काम भी बहुत भारी था। आरओसी का ऑफिस है अपना अहमदाबाद में, तो अगर आप सूरत में कंपनी सेक्रेटरी बने हो, आपको अपने क्लाइंट की कंपनी रजिस्टर करनी है जो सूरत का है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो। भाई तेरा आईडी प्रूफ ला, आधार कार्ड ला, लाइट बिल दे, वेरा बिल दे, ये वो XYZ डॉक्यूमेंट्स ला, पूरा बंडल बनेगा। फिर सीएस जाता था अहमदाबाद, आरओसी ऑफिस में सुबह लाइन में लगता है टोकन नंबर लेके, काउंटर पे वो डॉक्यूमेंट देता था, फिर वो चेक कर रहा है ऑफिसर, ठीक है, बोलेगा ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, अगली बार वापस आना। तो बेचारा परेशान। अच्छा, एक क्लाइंट तो होगा नहीं, आप ऐसे 10 होंगे, तो बैग भर के डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे। और लाइन में लगने का मतलब वही 10 से 4 का टाइम है, बीच में लंच टाइम है। अब इसके बदले आज क्या है? आज सिचुएशन ये है कि एक वेबसाइट बना दी mca.gov.in, एमसीए की वेबसाइट है। इस पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी। रात को 10 बजे करो, सुबह 4 बजे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफिस नहीं जाना बार बार अहमदाबाद, टोकन लेके लाइन में नहीं लगना है, डॉक्यूमेंट के बंडल जेरोक्स करा करा के फाइल बना बना के लेके नहीं जानी है, सारा पीडीएफ में काम होता है। फीस पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड से कर दो, क्रेडिट कार्ड से कर दो, यूपीआई से कर दो। पहले बैंक जाकर ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था। तो अगर एक कंपनी रजिस्टर करनी है तो कंपनी सेक्रेटरी जेरोक्स के ऑफिस जाएगा, मतलब जेरोक्स करवाएगा, जेरोक्स वाले के वहाँ जाएगा, आरओसी अहमदाबाद जाएगा, बैंक जाके चालान या ड्राफ्ट बनवाएगा, धक्के खाता रहेगा। तो सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब आपके लिए भी कन्वीनियंट हो गया ये करना। तो ये सारे फैक्टर्स इस चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसका वर्ल्ड रैंकिंग होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, कौन से कंट्री में बिजनेस करना सबसे आसान है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग होती है। इंडिया एक टाइम पे 100+ पे था, 100 कंट्री से पीछे था। आज की डेट में वो रैंकिंग में अराउंड 60 के आसपास है। लास्ट 10 साल में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, काफ़ी चीज़ों में ऑनलाइन आने की वजह से चेंज हुआ है। वैसा है, पहले टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो स्लो चलता था, लेकिन अब काम बेटर है। कंपनी रजिस्टर करने में जो रैंकिंग है, न्यूजीलैंड की बात हो रही थी। न्यूजीलैंड में अगर आपको एक कंपनी क्रिएट करनी हो तो आप 30 मिनट्स में कर सकते हो। हाँ, मतलब डोमिनोज वाला घर पे आएगा उससे पहले कंपनी बन जाएगी। हाँ, ठीक है, वैसा है। इतने में तो अपने यहाँ जोमेटो वाला आता है घर पे खाना लेके, उतनी देर में आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब ये कंपैरिजन इंडिया के साथ करना उतना फेयर भी नहीं है। उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज पूरे न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो है 30 लाख, समझे? और इंडिया में कंपनी है 16 लाख। पॉपुलेशन तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो बात करेंगे उतनी देर में पॉपुलेशन का नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 1 घंटे में पॉपुलेशन लाखों में बढ़ जाती है। हाँ, अपना वो पेस ही इतना खतरनाक है, तो वो नहीं काउंट कर सकते अपने, ठीक है?
न्यूजीलैंड में 30 लाख की पॉपुलेशन है, कंपनी कितनी होगी, कुछ हजार में होगी। तो जब वहाँ पे उतना बर्डन ही नहीं है तो कंपनी रजिस्टर करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, 16 लाख कंपनी ऑलरेडी है, तो कंप्लायंस का काम कितना ज्यादा है। तो 30 मिनट में तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अ फ्यू डेज इज ओके, 2-4 दिन में कंपनी बन गई तो ठीक है, तो वो पॉसिबल है। तो ऐसी सब पैरामीटर्स के बेसिस पे एक रैंकिंग बनाई जाती है। अब बिजनेस करने के लिए और क्या क्या चाहिए, बहुत झमेले, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, उसकी परमिशन, एसएमसी में वेरा बिल, प्रॉपर्टी टैक्स का रजिस्ट्रेशन, प्लान पास करवाओ, फायर सेफ्टी का एनओसी लो, स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट लो। ये सब काम होने में कितने दिन लगते हैं, कहीं 3 दिन लगते हैं, कहीं 2 दिन लगते हैं, कहीं 1 दिन लगता है। इससे आपकी रैंकिंग बनती है, पॉइंट्स मिलते हैं, और वो रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप इस लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना स्लो और उतना बुरा। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है ना, कि भाई इंडिया सपोज 200 कंट्री में से 50 रैंक पे है, पहले 50 में है, तो यहाँ बिजनेस करना आसान है कंपेरेटिवली। तो चलो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तो आएगा, तो ये सब पॉइंट भी देखे जाएंगे वैसा है। तो ये कंसेप्ट पे यहाँ पे बात की है। दिस इज अगेन अ जनरल टॉपिक, वर्ड टू वर्ड लर्निंग नहीं करना है, ठीक है। तो जहाँ होगा मैं बताऊंगा ही, लेकिन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से इसके बाद चीजें शुरू होंगी। एक अमेंडमेंट वाला लास्ट पार्ट बता देता हूँ, फिर बाकी तो अपने कल ही देखने वाले हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 आया, ठीक है, उस 2013 के एक्ट में हुए चेंजेस यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। 2013 का जो एक्ट आया उसमें भी गवर्नमेंट को इन बिटवीन कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, रेगुलर होता रहता है। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट। ये वर्ड देखते हैं, अमेंडमेंट, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट। तो 2013 का कानून आने के बाद भी सरकार ने इमीडिएट उसको 2015 में अमेंड किया। देखो, अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ कंप्लीट एक्ट, इसमें सिर्फ कुछ सेक्शंस होते हैं जो चेंज हुए, बाकी का पूरा एक्ट वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2017 आया, इसमें भी इन्होंने चेंजेस किए, 2019 में किए, 2020 में किए, अभी 22 में भी हुए, चलता रहता है। अब जैसे 470 सेक्शंस हैं पूरे, तो उनको लगा कि यार इसमें से ना 10 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे चेंजेस है, करेक्शंस है, तो वो यहाँ पे कर दिए। फिर लगा और कुछ 15 सेक्शन है उसमें चेंजेस है, वो यहाँ कर दिए। कुछ 3 सेक्शन है उसमें चेंजेस है, वो यहाँ कर दिए। ऐसा होता है। तो आपको जो अमेंडमेंट एक्ट का डॉक्यूमेंट दिखेगा ना, उसमें वो 10-15 सेक्शंस का ही डॉक्यूमेंट होगा, 2-3 पेज का, बाकी सारे सेक्शन वैसे ही चलते रहेंगे। तो बार बार पूरा पूरा एक्ट नया नहीं बनाते, सिर्फ चेंजेस करते हैं। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं अमेंडमेंट। इससे पढ़ के पता चलता है कि कंप्लीट एक्ट नहीं है, सिर्फ चेंजेस का एक डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको ये चीज़ यहाँ पीडीएफ में बता भी दूंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन होता है, तो उससे आइडिया आएगा। बोलो, बाकी इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं समझ आया, कुछ कन्फ्यूजन क्लियर है यहाँ तक? बस तो इसमें इतना रखते हैं, बाकी फिर जो टॉपिक्स है वो अपने कल कंटिन्यू करेंगे।